मैजिक स्कूल में टीचर पैम सभी स्टूडेंट्स को मैजिक आइटम बनाने की ट्रेनिंग देती है। वो सभी को सारे इंग्रेडिएंट्स और आइटम बनाने की रेसिपी बता देती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आइटम को बनाने में लग जाते हैं। सुनरोंग अपने फादर की फैक्ट्री से उनका सबसे एक्सपेंसिव फर्नेस लाती है और वोंगलिंग तो अपने घर का माइक्रोवेव ही ले आता है, क्योंकि उसकी फैमिली के पास कोई एंटीक फर्नेस नहीं थी। गुआहाओ नाम का एक लड़का अपनी फैमिली का सबसे एंटीक और बेशकीमती फर्नेस लाता है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा हीट का यूज करने से चाय चाओ का खानदानी फर्नेस ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता और डर के मारे क्लास से भाग जाता है, ये सोचकर कि ना जाने अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा। तब तक बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने अपने मैजिक आइटम को फर्नेस में डाल देते हैं और 5 बजे शाम के एक टाइमर सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स के वहाँ से जाने के बाद एक अनजान मेहमान वहाँ पर आता है, जो कि खुद डीमन फ्रॉग था, जिसे वोंगलिंग ने अपनी पावर का यूज करके डॉग की शेप दे दी थी। इस फ्रॉग का यहाँ पर आने का एक ही मकसद था कि वो गुआहाओ की खानदानी फर्नेस की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता है। होता कुछ यूं है कि इस वर्ल्ड में पावरफुल बनने के लिए उन्हें अपने से कमजोर या कुछ स्पेशल आइटम्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और ये फर्नेस भी उन्हीं में से एक है। जैसे ही वो डॉग फर्नेस को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी में होता है कि तभी वोंगलिंग वहाँ पर आ जाता है, जो डॉग को ये करते हुए देख लेता है, और वो डॉग भी उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वोंगलिंग उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे सही से सबक सिखाता है। वो उससे उस फर्नेस को ले लेता और उसे साफ करके वापस से क्लास में उसकी जगह पर रखने जा रहा होता है कि तभी गाओ हुआ उसे देख लेता है। वो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि वोंगलिंग ने उसके खानदानी फर्नेस को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की। इसके पहले कि वोंगलिंग उसे कुछ समझा पाता, वो अपने वाटर गन तानते हुए उसे अपने दोनों हाथ ऊपर करने को कहता है। वोंगलिंग उसे बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गाओ उसकी एक भी नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ चाओ अभी भी डर के मारे ग्राउंड के चक्कर काट रहा था और सिर्फ यही सोच रहा था कि उसके डैड को जब पता लगेगा कि चाओ ने उनका खानदानी फर्नेस खराब कर दिया है, तब वो उनकी क्या हालत करेंगे। भागते हुए चाओ थक जाता और थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ आता है, जहां गाओ ने वोंगलिंग की तरफ अपनी वाटर गन तान रखी थी। इससे पहले कि चाओ कुछ समझ पाए, गाओ वोंगलिंग की तरफ वाटर गन से अटैक करता है, लेकिन उसकी गन में वाटर की जगह एक पॉइजनस लिक्विड था। वोंगलिंग समझ जाता है कि ये लिक्विड काफी पॉइजनस है, इसलिए वो खुद को डॉज करता है, लेकिन इन सब में वो पूरा लिक्विड चाओ की बॉडी में चला गया था, जो वोंगलिंग के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। अब चाओ की ये हालत देखकर गुआहाओ की हालत तो पंक्चर हो जाती है, मगर वो अभी भी इन सभी के लिए वोंगलिंग को ही जिम्मेदार बता रहा था, क्योंकि उसने उस लिक्विड को डॉज किया। वोंगलिंग उससे अभी कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो अपने हीलिंग मैजिक से चाओ को ठीक करने जा ही रहा था कि तभी गाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हीलिंग मैजिक का इस पॉइजन पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए पहले उन दोनों को चाओ को किसी सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। वो दोनों मिलकर चाओ को उठाते हैं और उसे लेकर लैब रूम में आते हैं, जहाँ चाओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो रखी थी, जिसे देखकर गाओ बताता है कि इस पॉइजन को ठीक करने के लिए उन्हें एक मेडिसिन तैयार करनी होगी। वो दोनों फटाफट से सारे इंग्रेडिएंट को वहाँ पर लाकर तैयार करते हैं और मेडिसिन के बनने का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद गुआहाओ को याद आता है कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए कम से कम 5 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन करंटली उनके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मेडिसिन को तैयार करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो ग्रीन डॉग मॉन्स्टर, जिसने फर्नेस चुराने की कोशिश की थी, उसके पास कुछ ऐसी मैजिक स्पिरिट है जिससे वो टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं। इसलिए वो डॉग को पकड़ते हैं और उससे जबरदस्ती उसकी पावर का इस्तेमाल करवाते हैं। ऐसा करने से डॉग की हालत तो बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उन दोनों का काम बन जाता है। मेडिसिन के तैयार होते ही गाओ जल्दी से वो चाओ को खिला देता है और देखते ही देखते चाओ के ऊपर से उस पॉइजन का असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वोंगलिंग नोटिस करता है कि अब बस 5 बजने ही वाले हैं और कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट और पैम यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी ये जगह साफ कर देनी चाहिए और इस रूम से चले जाना चाहिए। दोनों यही काम करते और पैम के वहाँ पर आने से पहले ही वो डॉग को लेकर लैब को खाली करके वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ देर के बाद क्लास के बाकी बच्चों के साथ वो दोनों भी लैब में आते हैं, जहाँ पर पैम सबसे पहले गाओ के फर्नेस को चेक करने के लिए बोलती है, मगर गाओ उससे फर्नेस को दिखाने से डर रहा था,
क्योंकि चाओ की मेडिसिन को तैयार करने के चक्कर में वो अपनी खुद की गोल्डन बॉल बनाना भूल गया था। मगर जब पैम उसका फर्नेस चेक करती है तो उसके अंदर से एक गोल्डन बॉल निकलती है, जिसे देखकर पैम और बाकी स्टूडेंट तो काफी खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन गाओ बहुत हैरान हो जाता है। असल में ये सब वोंगलिंग ने किया था, क्योंकि उसे ये अंदाजा लग चुका था कि पैम सबसे पहले गाओ का फर्नेस ही चेक करेगी, क्योंकि उसने गाओ की खानदानी फर्नेस की बहुत तारीफ सुनी थी। और अगर इसके बाद भी गाओ की फर्नेस से उसे कुछ भी नहीं मिला तो गाओ की बहुत बदनामी होती। इसीलिए उसने अपने खुद की गोल्डन बॉल को लेकर गाओ के फर्नेस में डाल दिया था। क्लास खत्म होने के बाद गाओ और वोंगलिंग चाओ के साथ एक लेक के पास बैठे हुए थे, जहां वोंगलिंग चाओ को बताता है कि उसने चाओ की खानदानी फर्नेस को डॉग की पावर की मदद से ठीक कर दिया है। अपने फर्नेस को सही सलामत देखकर चाओ बहुत ही खुश होता है और खुशी के मारे वोंगलिंग को गले लगाकर रोने लगता है। अगले दिन स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले सुनरोंग वोंगलिंग की सीट की तरफ आती है और अचानक से उसे डेट के लिए पूछती है। उसकी ये बातें सुनकर तो पूरी क्लास बिल्कुल शांत हो गई थी और हैरानी के मारे सभी उन दोनों को देख रहे होते हैं। लेकिन सभी लोगों के लिए ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वोंगलिंग सुन को कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ उसे लगातार देख ही जा रहा था। वहीं इधर क्लास के बाहर कुछ स्नाइपर सुन की तरफ अपनी गन से एम करते हैं, क्योंकि उन स्नाइपर को किसी ने सुनरोंग को मारने की सुपारी दी होती है। जैसे ही वो स्नाइपर सुन को शूट करने ही वाले होते हैं, वोंगलिंग उनमें से एक स्नाइपर की तरफ देखता है और उसकी सिर्फ नजरें ही काफी थी किसी इंसान को मौत का मंजर दिखाने के लिए। वोंगलिंग को देखकर वो सभी स्नाइपर बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और अपने प्लान को तुरंत कैंसिल कर देते हैं। अब वोंगलिंग का फोकस फिर से सुनरोंग की तरफ आता है, जो अभी भी उससे डेट पर जाने की जिद कर रही थी। अब उन दोनों को ऐसे देखकर क्लास के सभी बच्चों को काफी जलन भी हो रही थी, खास करके सभी लड़कों को। खैर, जैसे ही वोंगलिंग उसके सवालों के जवाब देने वाला होता है, तभी क्लास के इंस्ट्रक्टर वहां पर आकर वोंग को प्रिंसिपल ऑफिस में आने को बोलते हैं। वो भी बिना कोई क्वेश्चन किए उनके साथ चला जाता है और सुनरोंग को उसके सवालों के साथ वहीं पर छोड़ देता है। वोंगलिंग इंस्ट्रक्टर के पीछे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, लेकिन शायद वोंगलिंग को अभी ये नहीं पता था कि सुनरोंग ने स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट और स्टूडेंट्स ग्रुप पर यह अफवाह फैला दी थी कि आज वो वोंगलिंग के साथ डेट पर जाने वाली है। इस बात का पता दूर बैठे स्नाइपर्स को भी लग जाता है, जो अब अपने मिशन को तभी स्टार्ट करेंगे जब सुनरोंग और वोंगलिंग एक साथ अकेले होंगे। इन सभी बातों से अनजान अपने काम से मतलब रखने वाला वोंगलिंग प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ का प्रिंसिपल वही रॉयल गार्ड जाऊ है, जिसने सालों पहले जायंट फ्रॉग को हराया था। वैसे वहां पर वोंगलिंग को तो इसीलिए बुलाया गया था ताकि उससे उस अफवाह के बारे में पूछताछ की जा सके। लेकिन जब जाऊ देखता है कि ये वही लड़का है जिसने सालों पहले जायंट फ्रॉग को मारा था, जिसे कोई और हरा नहीं पाया था और जिसकी वजह से जाऊ को इतना नाम और शोहरत मिली है, तो वो इंस्ट्रक्टर को बाहर वेट करने को बोलता है। और जब वोंगलिंग और जाऊ रूम में अकेले होते हैं, तब वो वोंगलिंग के सामने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगता है कि वो जाऊ को अपना स्टूडेंट बना ले, क्योंकि जो काबिलियत वोंगलिंग के पास अभी से है, वैसी इस दुनिया में मिल पाना काफी मुश्किल हो सकती है। ये सब सुनकर तो वोंगलिंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो जितना दुनिया को अपनी पावर के बारे में कम दिखाने की कोशिश करता है, उतने ही लोग उसकी पावर को देखना चाहते हैं। इसीलिए वो बिना कोई देरी किए प्रिंसिपल की मेमोरी से वो बचपन वाले इंसिडेंट को इरेज कर देता है, जो उन दोनों के ही शांति से जीने के लिए बहुत जरूरी है। जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से भी निकल जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद डॉग डीमन उसके पास आकर उससे स्नाइपर का प्लान बताता है, जो उसने चुपके से सुना था। अगले दिन वोंगलिंग जब अपने घर से आराम करके उठता है, तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर सुनरोंग अपनी कार्स और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े होकर वोंगलिंग के साथ डेट पर जाने का इंतजार कर रही है। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी विंडोज के पर्दे लगाकर अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर वोंगलिंग की मदर उससे मोटिवेट करती है कि उसे सुनरोंग जैसी एक खूबसूरत लड़की को इतना वेट नहीं कराना चाहिए और उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाना चाहिए, जिसमें उसकी मदर के साथ साथ अब उसके फादर भी उस पर प्रेशर डालते हैं। थोड़ी देर बाद अपनी फैमिली के प्रेशर से परेशान होकर वोंगलिंग भी उसके साथ डेट पर जाने को तैयार हो जाता है। सुनरोंग वोंगलिंग को अपने साथ डेट पर काफी अलग अलग जगह जाती है, जहां उनका पीछा वो स्नाइपर्स भी करते हैं, जिन्होंने स्कूल में सुनरोंग पर अटैक करने की कोशिश की थी। डेट पर भी वोंगलिंग सुनरोंग को प्रोटेक्ट करता है,
साथ ही आसपास के लोगों के दिमाग से इस अटैक की मेमोरी को भी इरेज कर देता है। डेट खत्म होते हुए सुनरोंग वोंगलिंग को एक बड़े से व्हील पर लेकर आती है, जहां पर वो दोनों मिलकर फायरवर्क्स को एंजॉय करते हैं, जहां फिर से कुछ स्नाइपर सुनरोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वोंगलिंग उन्हें तुरंत ही हरा देता है और वो एक एक स्नाइपर को मार गिराता है। और इस बार सुनरोंग ने ये सब अपने सामने होते हुए देखा था, इसीलिए वोंगलिंग भी डिसाइड करता है कि वो सुनरोंग की मेमोरी को इरेज नहीं करेगा और उससे ये वादा करता है कि वो उसे हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन साथ ही वो सुनरोंग से भी एक वादा लेता है कि वो वोंगलिंग की पावर के बारे में किसी को नहीं बताएगी। अगले सीन में हमें उन स्नाइपर के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहां का बॉस काफी गुस्सा था क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो लोग मिलकर एक लड़की को रास्ते से हटा नहीं सके। यहाँ पर सभी मेंबर एक रैबिट का मास्क लगा रखे थे और इस टीम का नाम शैडो फैक्शन है, जिनका लास्ट 100 ईयर से ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने एक भी असैसिनेशन कभी अनकम्प्लीट नहीं की है। उनका बॉस अपने सभी आदमियों को वार्निंग देता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लोग मिलकर सुनरोंग को खत्म करें, क्योंकि अब ये मिशन उनकी इज्जत पे आ गया है। अगले दिन सुनरोंग और वोंगलिंग स्कूल जाते हैं, जहां सुनरोंग के आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। तभी प्रिंसिपल जाओ वहां पर आते हैं, जो सभी को बताते हैं कि लास्ट नाइट सुनरोंग पर एक गैंग ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जाओ ने उन सभी को हराकर सुनरोंग की जान बचा ली। असल में वो ऐसा इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि पिछली रात जब प्रिंसिपल जाओ वोंग और सुनरोंग से मिलने आए थे, तब वोंग ने ही जाओ की मेमोरी को चेंज कर दिया था और साथ ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि उसने ही सुनरोंग की जान बचाई है। प्रेजेंट में जाओ एक चुटकी बजाता और देखते ही देखते उसके वहाँ बहुत से आर्मी सोल्जर और सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, जो पूरे स्कूल को अंदर बाहर हर जगह से सील कर देते हैं। अब जाओ वोंगलिंग सुनरोंग, चाओ और गाओ को एक रूम में ले जाता है, क्योंकि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज कोई ना कोई किसी न किसी तरह से सुनरोंग पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर के ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर एक लाल बाल वाला लड़का जू फेंग जमीन के अंदर से बाहर आता है। उसके हाथ में एक रबर टॉय जैसी कोई चीज थी, जिससे वो सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो 2 और गार्ड को नॉकआउट करने के बाद वो एक एक करके बाहर खड़े ज्यादातर ऑफिसर को बेहोश करके स्कूल के अंदर आने लगा था। वहीं स्कूल के अंदर बाकी सभी गार्ड बिल्कुल चौकन्ने हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक सिल्वर बाल वाली निंजा जिसका नाम जू यिंग था, वो आता है और स्लीपिंग गैस का यूज करके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर देता है। इन सभी सिक्योरिटी गार्ड को निपटाने के बाद जू यिंग अब सुनरोंग के कमरे की तरफ जाने की सोचता है कि तभी उसके ऊपर एक टीचर अपनी चौक से हमला करते हैं, लेकिन उस चौक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मानो वो किसी असली बुलेट की तरह हो। जू यिंग उस टीचर की एबिलिटी देखकर काफी इम्प्रेस था, जिस पर वो टीचर कहता है कि तुम जैसे एक फालतू निंजा को तो मैं एक मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में, जहाँ पर वोंगलिंग भी बाकी लोगों के साथ बैठा हुआ था और मोबाइल में गेम खेल रहा था, वो गेम खेलते खेलते एक रिवॉर्ड जीत चुका था, जिसके बदले उसे नूडल्स मिलने वाले थे। और नूडल्स की बात सुनकर तो वोंगलिंग इतना खुश हो जाता है कि वो बाहर जाने की जिद करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जू यिंग को भी अब उस टीचर से लड़ने में तकलीफ होने लगती है। उसको उस टीचर से काफी चिढ़ होने लगी थी, इसीलिए अब वो जल्द से जल्द बस इस टीचर को अपने वेपन से खत्म करने की ठान लेता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन यही हम देखते हैं कि उस टीचर ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल से उसके वेपन को रोक लिया था और उसके वेपन को पूरी तरह से तोड़ने के बाद उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो भी ये बोलते हुए कि जू यिंग निंजा के नाम पर एक कलंक है। जू यिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस टीचर को कैसे हराए, इसलिए वो एक स्पेल का यूज करके वहाँ ग्रीन स्मोक समन करता है और उसी स्मोक में छुपते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसे लगने लगा था कि अब वो बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन शायद उसकी किस्मत बहुत खराब होती है, क्योंकि भागते भागते एक रूम का गेट ओपन होता है और वो उससे टकराकर बेहोश हो जाता है। उस रूम से वोंगलिंग बाहर निकलता है, जो कि अभी नूडल्स लेने जा रहा था। वो वहाँ पर जू यिंग को देखता है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वो अपने नूडल्स लेने बाहर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जू फेंग ने भी बाहर खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड को हरा दिया था, जिसकी जानकारी वो अपने बॉस को देता है। लेकिन तभी उसके सामने वो ग्रीन डॉग आ जाता है। जू फेंग उस डॉग को देखकर इतना खुश हो गया था कि वो उसके साथ खेलने लगा था, लेकिन वो डॉग उल्टा ही फेंग के हाथ को काट लेता है और फेंग भी उस डॉग को अपने से दूर फेंक दिया था। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उस डॉग ने सिर्फ उसे काटा ही नहीं है, बल्कि उसकी स्पिरिट पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया है,
यहीं अब डॉग भी इतनी स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपने रियल फ्रॉग फॉर्म में आने लगा था, जिसे देखकर तो फैंग की बहुत बुरी फट चुकी थी। वो वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और तब तक फ्रॉग वहां पर एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट कर देता है। अब बारी आती है एक थर्ड निंजा जू जियान की, जिसे अपनी इनविजिबल होने वाली एबिलिटी पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और उसे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो उसकी इस एबिलिटी को ओवरकम कर दे। तभी वहां पर वोंगलिंग आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसलिए अपनी आवाज धीमी रखो। ये सुनकर तो जू जियान के फेस का रंग ही उड़ गया था। वोंगलिंग बाहर आता और अपने जीते हुए फ्री नूडल्स को रिसीव करके वापस जाने लगता है। वापस आते हुए भी जू जियान वहीं पर खड़ा था, जो कहता है कि तुमने मुझे कैसे नोटिस किया, जिस पर वोंगलिंग बड़ी बदतमीजी के साथ बोलता है कि तुम्हारे अंदर से खून की स्मेल आती है। जिसे सुनकर तो जू जियान गुस्से में ही आ गया था और अपने हैमर से वोंगलिंग पर अटैक करता है, लेकिन उसका हैमर वोंगलिंग को टच भी नहीं कर पाता। उल्टा वोंगलिंग की स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जू जियान का हैमर चूर चूर हो गया होता है और वो वहीं पर खून खून होकर वोंगलिंग उसे देखता है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर यार्ड में ले आता है। इतने बड़े ब्लास्ट की आवाज सुनकर प्रिंसिपल जाओ भी बाहर आते हैं, जो वोंगलिंग को वहां पर देखकर समझ जाते हैं कि उसी ने उसे हराया है। लेकिन वोंगलिंग जाओ पर एक मैजिक करता है जिससे जाओ को लगता है कि उसी ने इस विलेन को हराया है और वोंगलिंग उल्टा जाके खुद बेहोश होने का नाटक करता है ताकि ये ड्रामा और रियल लगे। सभी लोग वोंगलिंग की हालत देखकर घबरा जाते हैं और उसे लेकर उसके घर पर आते हैं। अब यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोंगलिंग अभी भी अपने बिस्तर पर बैठे आराम कर रहा है और स्कूल जाने से खुद को बचा रहा होता है। उसी दिन उसके स्कूल के 3 दोस्त उससे मिलने आते हैं, जहाँ सुनरोंग वोंगलिंग को एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाने की धमकी देती है, जिसे देखकर वो खुद ही उठकर बैठ जाता है। अब वो चारों एक साथ बैठ के एक स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट देते हैं अपने अपने लेवल को पता करने के लिए। सबसे पहले चाओ ये टेस्ट देता है जिसमें उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक फिजिकल फॉर्म देना था, जो बिल्कुल एक शाइनी बॉल की तरह लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे स्कूल की तरफ, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिलकर ये सेम टेस्ट देते हैं और उन सभी स्टूडेंट्स का एक लीडर लिंग लैंग जब ये टेस्ट देता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक ही बार में लिस्ट में टॉप पे आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट्स ये देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और लिंग लैंग को भी यही लगता है कि इससे ज्यादा स्कोर तो कोई बना ही नहीं सकता। वहीं इधर वोंगलिंग के घर में गाओ भी सेम टेस्ट देता है, लेकिन उसका स्कोर एक छोटे बच्चे से भी कम था, जो देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद वो दोनों सुनरोंग से भी ये टेस्ट देने को बोलते हैं, जहाँ पहले तो वो थोड़े नखरे करती है लेकिन बाद में इसके लिए मान जाती है। उसका स्कोर भी काफी ज्यादा था, जिससे अब वो सेकंड पोजीशन पर आ चुकी थी। अब ये तीनों मिलकर वोंगलिंग से भी सेम चीज करने की जिद करते हैं। वोंगलिंग मान तो जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि कम से कम स्पिरिचुअल एनर्जी को शो करे। हालांकि उसकी ये कम एनर्जी भी एक सन जितने साइज के बॉल को समन करती है, जिसे कोई देख भी नहीं पाता है। इसीलिए वोंगलिंग जल्दी से उस बॉल को स्पेस में फेंक देता है। अब उस टेस्ट में वोंगलिंग का नाम तो लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन उसके स्कोर की जगह कुछ नहीं लिखा होता है। सभी लोगों को लगता है कि गेम के सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है, वरना किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि उसे काउंट करना भी किसी के बस में ना हो। वहीं इधर वो दूसरे स्कूल के बच्चे भी यही देख के हैरान होते हैं कि ऐसा कौन सा नया लड़का मार्केट में आ गया है जिसने लिंग लैंग की पावर को भी ओवरकम कर दिया। और वो अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से उस टेस्ट के सिस्टम को हैक करके वोंगलिंग के रियल स्कोर पता करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वोंगलिंग भी गाओ के साथ होता है, जो ये चाहता था कि गाओ वोंगलिंग के स्कोर को थोड़ा कम कर दे, क्योंकि अगर वोंगलिंग ऐसे ही नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा तो सबकी नजर उसी पर रहेगी, जो उसकी पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गाओ भी अपने हैकिंग स्पेल का यूज करके उस सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गया था और लिस्ट को देखते हुए जब वो लिंग नाम के लड़के को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने जूनियर स्कूल में गाओ का बहुत मजाक बनाया था और गाओ हमेशा से लिंग से बदला लेना चाहता था। यहाँ दोनों ही लोग अपने अपने मकसद के लिए सिस्टम को हैक करते हैं, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी अलार्म बजता और वोंगलिंग गाओ को कहता है कि उसे जल्द से जल्द हैकिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी वो लगा रहा तो स्कूल को इस बारे में पता चल जाएगा। लेकिन लॉग आउट करते वक्त गाओ लिंग का नाम चेंज करके एक बहुत ही फनी सा नाम रख देता है,
लिंग के क्लासमेट उसके पास आकर उससे इस बारे में बताते हैं, जिससे लिंग को बहुत ही शर्म आती है। लेकिन गाओ अपने घर पर बैठकर खुश हो रहा था। अगले दिन स्कूल में टीचर्स एक कंपटीशन को लेकर बात कर रहे होते हैं, जो उनकी रेवल स्कूल के साथ होने वाला था। और इस कंपटीशन को वो लोग 13 साल से हारते आ रहे हैं, जिसे सुनकर एक टीचर कहते हैं कि इस बार शायद वो ये कंपटीशन जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार वोंगलिंग और उसके दोस्त उनके स्कूल में हैं, जो काफी पावरफुल है। इस बारे में बात करते हुए पैम बताती है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें 5 मेंबर की जरूरत है, लेकिन स्कूल में इस वक्त सिर्फ 4 इस काबिल हैं। जिस पर प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि उनका 5वां मेंबर डीमन डॉग होगा, क्योंकि वो भी काफी पावरफुल है। सभी टीचर्स को समझ नहीं आता कि डॉग इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल बताते हैं कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि पार्टिसिपेट सिर्फ इंसान को ही करना है, और इसीलिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल डॉग को स्पिरिट एनर्जी टेस्ट देने को बोलते हैं, और साथ ही वादा भी करते हैं कि अगर डॉग उनकी हेल्प करेगा तो वो उसे फ्री कर देंगे। इस बात का मोटिवेशन इतना ज्यादा होता है कि डॉग की पावर लेवल 5000 क्रॉस कर जाती है, और वो लिस्ट में वोंगलिंग के बाद 2nd पोजीशन पर आ जाता है। उसी रात स्कूल की तरफ से सभी को मैसेज आता है कि 5 लोग स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही कंपटीशन के लिए वो सब अपनी अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को भी तैयार कर ले। वोंगलिंग को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स, इवन डॉग भी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की फोटो अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करता है। वोंगलिंग भी अपने घर के बेसमेंट में किसी स्वॉर्ड को ढूंढने जाता है, जहां उसे एक बॉक्स में से स्वॉर्ड स्पिरिट मिलती है, जो वोंगलिंग को देखकर छुप